नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। एनसीईआरटी के छात्र जल्द ही सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को पढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। एनसीईआरटी की एक उच्च स्तरीय समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इन दोनों महाकाव्यों को शामिल किया जाए और इसके साथ ही कक्षाओं की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जानी चाहिए ताकि छात्रों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हालांकि एनसीईआरटी ने अभी तक सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हाई लेवल कमेटी की तरफ से रखा गया यह प्रस्ताव उचित है? क्या स्कूल में रामायण महाभारत पढ़ाने से ही सामाजिक मूल्यों में बदलाव होगा? क्यों विपक्ष इसे शिक्षा का भगवाकरण किए जाने का आरोप लगा रही है? तमाम सवाल है जिन पर आज बात होगी, लेकिन उससे पहले आइए बताते हैं आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने क्या नया प्रस्ताव रखा है, जिस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। एनसीईआरटी पैनल की सिफारिश, स्कूली किताबों में शामिल हो रामायण और महाभारत। इतिहास भी 4 भागों में पढ़ाने का सुझाव। हर क्लास की दीवार पर लिखी जाए संविधान की प्रस्तावना। भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल हो सकते हैं। इन्हें स्कूल के इतिहास के सिलेबस में भारत के क्लासिकल पीरियड की कैटेगरी में रखा जा सकता है। एनसीईआरटी के ही हाई लेवल पैनल सोशल साइंस कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि रामायण महाभारत किस क्लास के किस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। साथ ही ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि स्कूल की हर क्लास में क्षेत्रीय भाषा में दीवार पर संविधान की प्रस्तावना लिखी जाए। एक तरफ जहां इस सिफारिश का शिक्षक समाज स्वागत कर रहा है, तो वहीं इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर रिसर्च एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करना एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। चाहे वो अर्जुन का लक्ष्य भेद हो, चाहे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हो, अभिमन्यु का चक्रव्यूह की घटना हो, इसी तरह से रामायण के भी अनेक प्रसंग, तो ये तो पाठ्यक्रम में था। अब किसी कारणवश अगर ये आज नहीं है तो इसे शामिल किया जाना ये तो बहुत अच्छी पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि यह भारत की सनातन जीवन मूल्यों के आलोक में तैयार की गई शिक्षा नीति है। एक बात। दूसरी बात, रामायण और महाभारत केवल ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, इनमें जीवन का दर्शन है जो बालक के चरित्र निर्माण में और उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होता है। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है और कह रही है कि सरकार शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। दरअसल एनसीईआरटी की सोशल साइंस कमेटी स्कूलों में इस विषय के पाठ्यक्रम को फिर से तय करने के लिए बनाई गई है। कमेटी का ये प्रस्ताव भी है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम तैयार किया जाए, किताबों में वेद और आयुर्वेद को भी शामिल किया जाए। कमेटी ने ये सिफारिश भी की है कि टेक्स्ट बुक में इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। ये प्रस्ताव एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक बनाने में मददगार रहेंगे। हालांकि इन प्रस्ताव को अभी एनसीईआरटी से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। एनसीईआरटी ने इस मामले में अक्टूबर में कहा था कि सिलेबस को नए तरीके से डेवलप करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कमेटी ने इतिहास को 4 हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया है। एक क्लासिकल पीरियड, दूसरा मध्यकाल, तीसरा ब्रिटिश काल और चौथा आधुनिक भारत। अभी तक इतिहास 3 हिस्सों में ही पढ़ाया जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। एनसीईआरटी द्वारा छात्रों को महाभारत और रामायण पढ़ाने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है, लेकिन एक शर्त भी रखी गई है। शर्त यह रखी गई है कि अन्य धार्मिक पुस्तकों को भी शामिल किया जाना चाहिए और छात्रों को चुनने या अस्वीकार करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। तो इस प्रस्ताव के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस वजह से इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी लगता है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ है भाजपा प्रवक्ता आशीष भराली, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अश्विन कुमार महंत, असम जातीय विद्यालय के शिक्षक उत्पल डेका मेरे साथ मौजूद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता नेकी विमान सैकिया भी मेरे साथ उपस्थित है। मैं स्वागत करूंगी अपने पूरे पैनलिस्ट का और सबसे पहले रुख करूंगी उत्पल डेका का। उत्पल जी,
पैनल ने जो प्रस्ताव रखा है, कहा है कि रामायण महाभारत को शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में, ताकि जो देशभक्ति का जज्बा है वो बच्चों में कायम रहे और जो संस्कृति है उसके बारे में वो जान सके। किस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है? जी, एनसीईआरटी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और हमें भी खुशी है क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब ही महाभारत रामायण की कथा हम लोग सुने हैं, लेकिन ये जो बातें हैं महाभारत और रामायण शामिल करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम में ये जो एक धर्म ग्रंथ के दृष्टि से ना देखकर हम बोध कथा के रूप में एक मॉडर्निटी के रूप में हम देखना चाहते हैं। और हमारे जो भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, हम लोग के आजकल जो बच्चे हैं वो हम लोग का जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, वो सबको मतलब जान पाएंगे किस प्रकार भारतीय हम लोग का सभ्यता है, भारतीय संस्कृति जो है वो सीख पाएंगे। और मैं चाहता हूँ ये लागू होने से बहुत बड़ी बात है। ठीक है। नेकेब ईमान सैकिया जी भी हमारे साथ उपस्थित है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। वो हमको बताएंगे कि समाज में किस तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि अब जब प्रस्ताव रखा गया है रामायण महाभारत को इंक्लूड किया जाना है एनसीईआरटी के सिलेबस में, नया जब सिलेबस बनेगा इससे जो है बच्चों में जो एक संस्कृति की, जो देश की संस्कृति है उसके बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा। और आज की जो परिस्थिति है, पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, आज की जो परिस्थिति है उसमें कितना प्रासंगिक लग रहा है आपको? नहीं, ये तो बहुत, हम तो कहेंगे ये महान काम है, क्योंकि शिक्षा में कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे उस समय हमने रामायण देखा, महाभारत टीवी में देखा, सीरियल देखा, कृष्ण का ये कहानी कथा देखा है। तो ये नया दौर नहीं है, ये आप मुगल का समय का आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, वो अगले समय में हम कहेंगे। लेकिन मेरी बात ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, बच्चा लोग को या स्टूडेंट को इसका शिक्षा लेना चाहिए, क्यों ये धर्म हिसाब से नहीं, इसका जो मॉरल साइंस है, रामायण हो या महाभारत हो, इसमें से एक उत्साह होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि प्रेशराइज ना करे कि ये जाके पीछे में ये ऐसा हो कि कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाए कि हर लोग इसको करना ही होगा। रिसर्च करे रामायण का ऊपर, हर मुसलमान भी पढ़े। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि रामायण महाभारत संस्कृत हर मुसलमान सीखे, अन्य धर्म के लोग भी सीखे। कह रहे हैं कि ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जी, इसको लेके पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ये धर्म विवाद नहीं होना चाहिए। शुरू हो चुकी है, ये तो शुरू होगा, ये इंडिया है। अब इलेक्शन भी आ रहा है 2024 में, अब इसको लेके भी एक मुद्दा बना रहा है। मैं तो समर्थन करता हूँ रामायण महाभारत को। जी बिल्कुल। आशीष भराली जी ही कहेंगे, सियासत शुरू हो चुकी है। अभी तो ये सिर्फ सिफारिश है, क्या भाजपा इसका स्वागत करती है जो सिफारिश दी गई है पैनल की तरफ से? हिंदू धर्म के ये दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, जिन्हें इंक्लूड करने की बात कर रही है, तो विपक्ष तो विरोध कर रहा है, आप क्या स्वागत करते हैं इसका? पहले तो नमस्कार, और मुझे यहाँ निमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जब रामायण और महाभारत के बारे में बात करते हैं तो हम लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बात करते हैं। हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं और हम लोगों के जो पूर्वज हैं उनके बात हम लोग करते हैं। तो अगर एनसीईआरटी ने इसको हम लोग के सिलेबस में लाने की बात की है तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये बात कही है। और अगर हम लोगों को कुछ सीखने को अच्छा मिलता है, भारतीय संस्कृति की अगर बात हो, भारतीय सभ्यता की बात हो, इतिहास की बात हो, तो ये कभी गलत नहीं हो सकता। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी का भी कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ अच्छा सीखने को हम लोग को मिले तो हमेशा वो स्वागत है। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि रामायण या महाभारत या वेदों में यही है कि अगर आप बुरे काम करोगे तो नतीजा बुरा होगा, अगर अच्छे पथ पर चलोगे तो तुम्हारा विजय निश्चित है। बस यही है, और यही अगर हम लोगों के बच्चों को सिखाया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जाकर जो पूरा लाइफ उनके हैं तो वे हमेशा सही पथ पर चलेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगा कि मैं सही पथ पर चलूँ और हम लोग के देश बहुत ऊपर जाएंगे।
अश्विन महंत जी का मैं रुक कर लूँ। अश्विन जी, आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा भगवाकरण कर रही है, लेकिन ये तो एक अच्छी पहल है जब घर से ही शुरू होती है। रामायण महाभारत की एक जो दर्शन है उसका बच्चों को सीख देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अगर सरकार सिलेबस में बदलाव कर रही है और जो पैनल बनाया गया है पैनल इस बात की सिफारिश करती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नमस्कार रश्मि जी, आपने जो बोला है, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT जिसको बोलते हैं, वो 1961 में प्रतिष्ठा हुआ था और उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और अब्दुल कलाम आज़ाद जी उस टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर थे। देखिए, जो भी चीज़ है पहले का जो सिचुएशन के हिसाब से, नया दौर के हिसाब से सब कुछ नया तरीके से आना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ इसीलिए किसी चीज़ को मैं डायरेक्टली पॉलिटिकलाइज करना है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं सुबह उठता हूँ तो राम का नाम के लेके ही उठता हूँ, शाम को सो जाता हूँ तो राम का नाम लेके ही सो जाता हूँ, हे प्रभु राम कृष्णा, यही बोलता हूँ। अब देखिए, बात यह है कि जो NCERT का जो पैनल था, 7 मेंबर का पैनल था, उन्होंने रिकमेंड किया है कि 7वीं और 12वीं क्लास में सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें इसको इंक्लूड करना चाहिए। क्या इंक्लूड करना चाहिए? महाभारत और रामायण। रामायण पहले थे तो 7,000 8,000 साल पुराना और 5,000 से 6,000 साल पुराना था महाभारत। तो रामायण को इंक्लूड करना है तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, रामायण का मेन जो किरदार किसका था? राम का था। राम एक उत्कृष्ट मानव हिसाब से हम लोग जानते हैं, भगवान हम लोग मानव मान लिया, लेकिन वो मानव हिसाब से जन्म लिया था। तो राम राज्य का मतलब क्या है? अभी राम राज्य को करना है तो पब्लिक का सफ़र नहीं होना चाहिए, पब्लिक का जो डिमांड है, पब्लिक का जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ सिखाएंगे बच्चों को तो वेलकम, लेकिन उसी चीज़ को दूसरा चीज़ में लेके जाके पॉलिटिकलाइज करके इलेक्शन जितवाने के लिए एक मुद्दा बनाएंगे तो ये सही नहीं है। दूसरी बात, महाभारत की बात कर रहे हैं। महाभारत के में युद्ध जो हुआ था वो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था और जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी एक पार्ट में था। आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का पार्ट लिया था, सब कुछ दे दिया था युधिष्ठिर को। तो आज का ज़माना, आज जो मोदी गवर्नमेंट बना हुआ है वो क्या कर रहे हैं? ये चीज़ को बहुत ज़रूरी है, धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। अभी आसाम में टैक्स डाल दिया, आप सोचिए क्या क्या टैक्स डाल दिया। कल हम लोग का एक धरना है, उसी में हम लोग बताएंगे। तो ये चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं तो मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन इतिहास को, हमारे 8,000 9,000 साल का पुराना जो कथा है उसको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए श्री कृष्ण जी का रोल क्या था, अर्जुन का रोल क्या था, गीता में क्या क्या बोला है, ये सब सिखाएंगे तो ज़रूर ये वेलकम है। मैं इसको, अश्विन जी, मुझे कोई मुद्दा नहीं लगता है, मैं क्लियरिटी चाहती हूँ, एक मिनट, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकलाइज करना और ये इलेक्शन के सामने लेके आके उसको मुद्दा बनाना, मैं इसके घर भी हूँ। जी अश्विन जी, मैं क्लियरिटी चाहती हूँ। आप राजस्थान इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 25 को चुनाव होने हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इस तरह की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, NSTC नेशनल सिलेबस एंड ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है, तो सिलेबस में डालेंगे। सिलेबस में डालने का मतलब क्या है? जो बच्चे पढ़ने जाएंगे उसको पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी हो जाएगा, वो पढ़ेंगे। लेकिन ये मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मैं इसी को बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में 24 में चुनाव है, ये मुद्दा तो चला गया, अभी इलेक्शन का मुद्दा तो चला ही गया, लेकिन 24 का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इसमें हार जाएंगे तो बीजेपी फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कुछ माहौल कर रहे हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कृष्णा जी का जो जन्म स्थान है उसको भी मुद्दा बनाएंगे। अश्विन महंत जी, ठीक है। तो आज बात हो रही है NCERT को लेकर, जो पैनल ने जो प्रस्ताव दिया है रामायण महाभारत को शामिल किए जाना, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उत्पल डेका जो शिक्षक है, मैं उनका रुख करूंगी। उत्पल जी, कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो नेकीब सैकिया ने कहा कि धार्मिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि धर्म के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य जो भी
क्रिएटिविटी स्कूल में सिखाई जाती है, तो कहीं ना कहीं जो धर्म से जुड़ी जो आस्था जो है उसके बारे में भी बच्चों को जानने की ज़रूरत है, नहीं है? क्या शिक्षा में ये अनिवार्य होना चाहिए? औचित्य क्या है? हाँ, रश्मि जी, ये कहना चाहूँगा, नेकी जी ने कहा ही है कि धर्म की दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से ना देखें। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि धार्मिक दृष्टि से ना देखें, लेकिन भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता जो है, वो जानकारी विद्यार्थियों को दें। विद्यार्थी को इस सिलेबस के जरिए ही जान पाएंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चे मोबाइल ही ये करते हैं। और बोध कथा, नीतिमूलक कथा हम लोग पहले पढ़ते थे, नीति शिक्षामूलक ये कथा वगैरह पढ़ते थे, लेकिन आजकल बच्चे कहाँ, फुर्सत कहाँ है वो लोग को पढ़ने के लिए, लेकिन मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हैं। लेकिन सिलेबस में अगर ये रामायण, महाभारत, गीता या वेद उपनिषद के बारे में अगर रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे और भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में भी वो लोग जान पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है, जो बहुत ही वो वैदिक संस्कृति है, बहुत ही प्राचीन काल से वो चलते आ रहे हैं और बहुत विज्ञान सम्मत भी है। महाभारत की जो कथा ये जो है वो बहुत ही विज्ञान सम्मत भी है। तो मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी ने बहुत बड़ी फैसला लिया है और हमारे लिए भी अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, देश के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। ठीक है। उत्पल देखा जिस तरह बता रहे हैं नेकिब जी, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर धर्म की शिक्षा दी जाती है स्कूलों में तो क्या कुछ कारगर ये साबित हो सकता है? क्या सामाजिक मूल्य, क्या मानसिकता बदल सकती है अगर सिलेबस बदला जाए? देखिए, हम लोग इंडिया में अभी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग अभी भी बैकड्रॉप में है। इंटरनेशनल लेवल में हम लोग देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज को देखेंगे, यूरोप को लेंगे, अभी भी हम लोग बैकड्रॉप में हैं। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाना होगा कि हम लोग का लड़का बच्चा अपने अपने धर्म को लेके इंजीनियर, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने और वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आगे निकल जाए। अब हम लोग अगर देखेंगे कि हम लोग का जो जेनरेशन अभी जो स्कूल में है, कॉलेज में है, किस हिसाब से मेडिकल से निकलेंगे, किस हिसाब से ये लोग इंजीनियर बनेंगे, किस हिसाब से साइंटिस्ट बनेंगे। अभी देखिए, दो चीज़ हो रहा है इंडिया में। अभी जो हम लोग पॉलिटिक्स में अगर कुछ बात कहना चाहता हूँ, एक तो हो गया कट आउट ऑफ हिस्ट्री। माइनॉरिटी हिस्ट्री को अगर कट आउट करके निकाल दिया जाए तो भविष्य में 50 साल या 100 साल बाद ये जो जिस हिसाब से हम लोग अभी सब बैठ रहे हैं ना, एकता और अखंडता जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी, ये अगर मजबूत रहेगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत आगे निकल जाएगा। और अगर एक शिक्षा दे के सब शिक्षा को छोड़ देंगे, हम अगर अरबी शिक्षा दे दे बाकी सब छोड़े, नहीं होगा। जिस तरह से हमारा सीएम सर ने कहा है कि मदरसा का जो शिक्षा है उसको जो गवर्नमेंट है उसको बंद करके जनरल शिक्षा का ऊपर जो अच्छा एक वे ले रहा है। लेकिन अगर ये कहे कि टोटल जो इस्लामिक जो हम लोग का कुरान हो, हदीस हो, इसको टोटली बंद कर दे, इसका हिस्ट्री बंद कर दे, एक ही शिक्षा में दे, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि इंडिया में बहुत लैंग्वेज है, बहुत धर्म है, बहुत भाषा है। हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में आप जाइए, थोड़ा थोड़ा हम लोग का ट्यून चेंज हो जाता है। तो मेरी यही कहना है कि जो हम लोग का सभ्यता संस्कृति है, सबको मालूम है कि ये हिंदू देश है, सनातन धर्म ये मूल है और यहाँ में हम लोग एकजुट होके एक समाज में हम लोग रह रहे हैं। तो इसको बरकरार रख के, इसको ऐसा इशू ना हो कि आज जो हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं, हम लोग का एक जेनरेशन आएगा, हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, जो नए नए कानून बन रहे हैं ना, ये फ्यूचर जेनरेशन के लिए हम लोग को सोचना होगा कि रामायण महाभारत तो अच्छा चीज है, लेकिन दूसरी धर्म का जो लड़का बच्चा है उनको भी अन्य धर्म का जो शिक्षा है उसको भी थोड़ा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सिलेबस में हर धर्म के जो है पाठ्यक्रम शामिल करना पड़ेगा। थोड़ा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर महाभारत को 50% सिलेबस में इंक्लूड कर रहा है, अन्य धर्म का कथा हो या मोरल साइंस हो, थोड़ा थोड़ा उसमें भी डाले, ताकि हर रिलीजन का बच्चा एक एमोज सिस्टम में आगे जाए कि हम लोग इंडिया में हर रिलीजन, हर धर्म को रेस्पेक्ट देके ये लोग बड़ा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया को वेस्टर्न सिविल, अभी देखिए अगर आप देखते हैं ना, वी आर बाउंडेड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन सोसाइटी, और इंडियन कल्चर का माने जो है वो बहुत बड़ा एक सोच और विचार है। हर मुसलमान एक इंडियन कल्चर को लेके जिंदा है हिंदुस्तान में, और इसीलिए अंग्रेज का जो हुकूमत था, मुगल का जो हुकूमत था, यही देश का जो हिंदू मुसलमान का जो एकता था, इन्होंने ये इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को अभी तक
हिंदू मुसलमान ने इसका जिंदा और बरकरार रखा है। ठीक है। आशीष बराले जी, अश्विन महंत ने कुछ देर पहले कहा कि मुद्दा ना बनाया जाए। जी, उन्होंने संकेत दिया जो चुनाव को लेकर कि मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन मोटिव जो है वो सही हो तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर मुद्दा बनाया जाता है तो इसका स्वागत नहीं कर सकते। देखिए अश्विनी जी ने बहुत मतलब जो बात की, मैं यही रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ कि इंडिया में कितने इलेक्शंस होते हैं। आप देखेंगे हर एक वर्ष कम से कम 4 या 5 स्टेट्स का तो इलेक्शन होते ही होते हैं। कभी भी अगर हम लोगों के सरकार का कुछ निकलते हैं तो हम लोग के कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या कांग्रेस पार्टी यही बोलते हैं कि ये सियासत की खेल है, या ये इलेक्शन है इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं, या आज पंजाब के इलेक्शन है, कल कर्नाटका का होगा, कल असम का होगा, कल वेस्ट बंगाल का होगा, कल मतलब केरला का होगा। कहीं ना कहीं इलेक्शन तो हमेशा 2-3 महीने बाद होता ही है। तो मैं ये प्लीज़ ये इनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ों को इस पॉलिटिकलाइज उन लोग ना करें, क्योंकि पॉलिटिकलाइज करने से ये बच्चों पे असर पड़ेगा। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो रामायण महाभारत है वो भारतीय संस्कृति को या सभ्यता को दर्शाता है। ये हाँ, अगर आप जो सैकिया जी अभी बोल रहे थे धर्म के बारे में, मैं समझता धर्म तो ठीक है, लेकिन धर्म से ज़्यादा वो संस्कृति के बारे में बोलते हैं। कैसे जो धर्म है, धर्म ने अधर्म को पराजय कैसे किया था, वो चीज़ वो वहाँ उस महाकाव्य में बोलते हैं। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, ये कोई हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन जैसी बात नहीं है। जब रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल जब टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन में, तो हर कोई यहाँ पे बैठे हुए हर लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कोई हिंदू या मुस्लिम होके यहाँ पे नहीं देखे थे, वो लोग भारतीय होके देखे थे शायद, है कि नहीं। और महाभारत जो सीरियल थे उनके तो स्क्रीन प्ले एंड मेन डायलॉग राइटर थे वो थे राही मशरूम राजा, वो एक मुसलमान व्यक्ति थे। तो इनको अभी से अगर आप बोलेंगे कि इलेक्शन राजस्थान में है, लोकसभा इलेक्शन है, हर मुद्दा अगर उन लोग ऐसे ही बोलना चाहे, ऐसे ही बोलते भी आए हैं, लेकिन इस बार ये इसको कम से कम मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इनको छोड़ दे, क्योंकि अगर ये सियासत में लेके जाएंगे तो ये असर बच्चों में पड़ेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने अभी टैक्स के बारे में भी बोला थोड़ा, लेकिन ये टैक्स है या प्रोसेसिंग फ़ी है, मतलब ये आज मुद्दा नहीं है, लेकिन थोड़ा वो क्लियर करके जाए। कल उन लोग का भी एक कुछ धरना है जो उन्हें बोल रहे थे, क्योंकि प्रेस वहाँ पे उन लोग को पूछेंगे कि प्रोसेसिंग फीस अलग होते हैं और टैक्स अलग होते हैं। बिल्कुल। अश्विन जी क्या कहेंगे? नहीं, भोराली जी ने तो अपना बचाव के लिए तो बोल रहे हैं, तो वो हमारे दर्शक तो सुन ही रहे हैं। बात यह है कि हम लोग मुद्दा नहीं बना रहे हैं, इन लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी गलत काम होगा तब बोलेगा नेहरू का कांग्रेस के ऊपर डालेंगे। कांग्रेस ने एनसीईआरटी बनाया और अब कांग्रेस को बोलेंगे कि कांग्रेस के दिन में क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो एनसीईआरटी तो इन लोग ने जो बना रहा है वो तो कांग्रेस के दिन ही है। उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने, उनके मंत्रिसभा ने ये सब डिसीजन लिया था कि कैसे अप्लीमेंट किया जाए, कैसे सिलेबस को अपलोड किया जाए, कैसे बच्चों को किस मुद्दे से कैसे करके शिक्षित किया जाए, ये सब मुद्दा था। मैं मुद्दा में आ रहा हूँ कि रामायण को इंक्लूड करना। मैं एज ए सनातनी, एज ए हिंदू, एज ए श्रीमंत शंकरदेव को मानने वाला लोग हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक फिलोसफी है। पहला चीज़ ये सोचना चाहिए कि ये धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि 8,000 साल पहले, 7,000 साल पहले, अभी भी हम लोग क्रोनोलॉजी के लिए इतना परफेक्ट नहीं है कि क्या हुआ था, किस टाइम में हुआ था। फिर भी 7,000-8,000 साल पुराना चीज़ है। उस टाइम में कौन सा धर्म था पहले, इस दुनिया में धर्म कौन सा था? तो उस टाइम में जो चीज़ बने थे, जो चीज़ उस सिचुएशन में क्रिएट हुआ था, उसके ऊपर है। अब रामचंद्र जी, जिसको हम लोग भगवान के दर्जा दिए हैं, लेकिन वो उत्तम पुरुष था। तो उन्होंने, आप सोचिए, जिस दिन उनको राज्यसभा मतलब राज अधिवेशन मतलब राजा बनने वाले थे, उसी दिन का सफ़र, आप लोग शायद रामायण को उतना सबको नॉलेज होगा कि उसी दिन में कैकेयी जी ने मन व्रत करके रखे थे। क्या हुआ था बोलने के बाद, तो राजा को बोला, आप भूल गए क्या, एक आपने मुझे वचन दिए थे, एक प्रॉमिस किए थे, क्या प्रॉमिस है? तो उसी के से शुरू हुआ। तो उस टाइम में पूरा पब्लिक ने जो लिखा हुआ है, बोले थे कि आप मत जाइए, आप रह जाइए, कैकेयी जी के, आपका माँ के बात मत सुनिए। लेकिन राम जी ऐसे लोग थे या ऐसे उत्तम पुरुष थे, उन्होंने पापा का, उनके
फादर के, उनके देवता का, उनके पापा जी के बात भी रखे, मम्मी जी के बात भी रखे। और 3 शर्त था कि राजा नहीं बन सकते हैं, भरत जी को राजा बनाना है और वनवास जाना है। तो वनवास चले गए। आप सोचिए उसको आप कैसे बच्चों को सिखाएंगे? डेडिकेशन, द कमिटमेंट, द लॉयलिटी, यही तो सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि देखिए उस जमाने में ऐसा था, तो इसीलिए उत्तम पुरुष माना जाता है। और सीता के बारे में, रावण के बारे में, ये तो बहुत लंबा किस्सा है, उसको मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो अब सोचिए जो राजा अपने वाइफ के लिए इतना बड़ा बैटल फाइट किया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसके बाद फिर उनके वाइफ को मतलब जनसाधारण या उनके राइज या उनके पॉपुलेशन या उनके पब्लिक ने बोला तो परीक्षा लेने के लिए भी गए थे। तो ये सब चीज़ सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि दिस इज द मॉरल स्टोरी, वी हैव टू गिव द नॉलेज। तो एक तरह से आप और एक बात, महाभारत की बात करेंगे तो इसमें तो आप सोचिए अर्जुन जी धनुष लेके बैठ गए थे कि मैं फाइट नहीं कर सकता बिकॉज एवरीबॉडी, सभी मेरा कीन है, मेरा भाई बहन है, मेरा अंकल है, मेरे पापा जी है, मेरे भरताओ है, मैं कैसे मारूंगा? तो उसी टाइम में श्री कृष्ण जी जो बोला हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ, मेरा कोई अपना भाषा नहीं है। तो उनका उस टाइम में बोला सब कुछ तो बना के रख दिया है, सबको मार के रख दिया, यू हैव टू ओनली आप एक्टिंग करना है। तो ये चीज़ों को आप सोचिए, धर्म अधर्म सबको सिखाने के लिए बच्चों को सही गलत सिखाना, मुझे नहीं लगता ये गलत है। लेकिन मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, NCERT इज़ नॉट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूट, ये सरकार का एक इंस्टीट्यूट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। किसी के भड़काव में, किसी के दबाव में आप लोग मत आइए, इसको एक ऐसा बनाइए जहाँ की बच्चों को सीखने के लिए मतलब बहुत सारा चीज़ उनको मोटिवेट करे, उनको कैरेक्टर डेवलपमेंट करे, उसके लिए मैं जी ठीक है, ठीक है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। तो NCERT के पैनल ने ये कह दिया है, ये सुझाव दिया है, ये सिफारिश की है कि रामायण और महाभारत को जो देश के 2 बड़े, सबसे बड़े धर्म काव्य ग्रंथ हैं, उन्हें शामिल किया जाए। और उसी पर आज चर्चा हम कर रहे हैं। उत्पल देखा स्कूलों में जहां बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, वहां इस तरह धर्म की बात हो रही है, रामायण को इंक्लूड किया जाए, महाभारत को इंक्लूड किया जाए। जिस तरह से क्रिएटिविटी की मैं बात कर रही हूँ, तो क्रिएटिविटी और धर्म को जब उसमें एक संकीर्णता सी आ जाती है, तो ऐसे में ये दोनों ही विपरीत तरह की चीज़ें हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो बुनियादी उद्देश्य है कि बच्चों को क्रिएटिविटी उनकी बढ़ानी चाहिए, जो आजकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उद्देश्य नकारा जाएगा? नहीं, देखिए, सिर्फ धर्म के दृष्टि में बार बार यही बात बोल रहा हूँ, सिर्फ धर्म के दृष्टि से ना देखें। और जो हमारे जो मैं ये भी बोल रहा हूँ, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, और भारतीय संस्कृति में हमारा जो जितने भी नृत्य वगैरह है, गीत वगैरह है, जैसे आल्हा बिरहा, ठुमरी, ये सब है, ये तो हमारे भारत के ही परंपरागत है। अभी देखिए फिलहाल छठ पूजा गए हैं, तो उसमें बहुत सारे छठी मैया के गीत गा रहे हैं, बहुत सारे ये सब हो रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये सब हमारे क्या है, ठुमरी, गजल, ये सब क्या हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की ही देन है। और उसी हिसाब से NCERT ने ये बड़ा फैसला लिया है, रामायण महाभारत का सिलेबस में इंक्लूड करेंगे। और उसी हिसाब से ये जो हमारे जो संस्कृति है, जितने गायन, उसके बाद नृत्य वगैरह है, वो भी धीरे धीरे सीखेंगे। आजकल के विद्यार्थी ये सब सीख रहे हैं। हमारे फिर से जो फोक परंपरा जो है, लोक संस्कृति जो है, वो आजकल सीख रहे हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जी, नेकिब जी का मैं रुक कर लूँ। नेकिब जी, जब ये प्रस्ताव लेकर आई है कमेटी, तो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि देशभक्ति की कमी हो रही है, हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनमें देशभक्ति की कमी हो रही है, जिस वजह से आजकल क्या होता है कि अन्य देशों में चले जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी तरह का नैतिक पतन हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या समाज में इस तरह का कुछ है? जिस तरह का तर्क उन्होंने दिया, जिस तरह की वजह उन्होंने बताई। देखिए, सबका मोटिव या बात बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो
नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है, बिल्कुल। अभी देखिए अगर हम लोग अभी से 300, 600, 700 साल बैक चला जाए, तो ये मैं कहना नहीं चाहता था आज मुगल के बारे में कि मैं मुगल के लिए यहाँ बोलने नहीं आया, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो महाभारत हो या रामायण हो, इसको जो पर्शियन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया था वो अकबर का समय में किया था। और शाहजहां का जो बड़ा लड़का था दारा सुखोई, उन्होंने पंडित सरस्वती जी से संस्कृत सीखा था और उन्होंने उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अगर वो किताब अगर ट्रांसलेट ना करता तो वो पर्शियन जैसे ईरान हो, अलग अलग राज्यों जहाँ स्टेट मैंने कंट्री जो हो वहाँ जो मैंने ये पर्शियन लैंग्वेज चलता है, वहाँ में भी अभी आपका यही प्रसार चल रहा है, यही रामायण ये महाभारत वहाँ में भी चल रहा है। गीता का भी ट्रांसलेशन किया उन्होंने, तो आप कैसे कहेंगे? औरंगजेब अलग हो गया, उनका कानून अलग हो गया, हिस्ट्री उनको अलग तरीके से मान रहा है, लेकिन शाहजहां का जो बड़ा लड़का है उन्होंने तो ट्रांसलेशन किया है। पंडित सरस्वती जी को बड़ी पुरस्कार दी गई है, उनको किंग ऑफ द पंडित कहा गया मुगल साम्राज्य में, उनका कोर्ट में बहुत इज्जत था। ठीक है। तो संस्कृति सभ्यता भारत की एजुकेशन सिस्टम में लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना बार बार चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सनातन में अच्छी धर्म की बात है, रामायण में अच्छा धर्म की बात है, भेद में अच्छी बात है, इसको इस जानकारी को हर धर्म के बच्चे को लेना चाहिए। इसी तरह अदर रिलीजन का जो अच्छी बात है मॉरल साइंस, इसको भी सब्जेक्ट में डालना चाहिए। और मैं तो सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट संस्कृत को अलग से बना दे, सबसे इजी होंगे। देखिए थोड़ा कट आउट करके निकालेंगे तो बच्चे कुछ तो वहाँ से समझ जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग का एडवांस मैथमेटिक्स हो, असामीज हो, हिंदी हो, सरकार छोटी से ही जैसे आपका +4 या 5 से संस्कृत एक सब्जेक्ट वहाँ पे स्कूल में डाल दे। कोई अगर मुस्लिम लड़का बच्चा उसको पढ़ना चाहता, अभी तो मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा उम्र नहीं रहा, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो संस्कृत को सीखना चाहता है। और वहीं से अब देखिए मफिर अली साहब है गोल्डन कॉलेज नलबानी में, उनसे हमने भेंट किया है, तो उनसे हमने जो संस्कृत का श्लोक सुना है, वो संस्कृत का बहुत बड़ा लिटरेचर पर्सन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि संस्कृत का एक तो सब्जेक्ट बना दे, जहाँ कृष्ण कथा, रामायण कथा, महाभारत का पास पंडव का कथा वहाँ में रहे, और ये एक सब्जेक्ट बना दे, इलेक्टिव ना करके एडिशनल सब्जेक्ट बना दे कि ये सब्जेक्ट जो ले सकता है वो ले, और मॉरल कैरेक्टर हर धर्म का एजुकेशन सिस्टम में दे, ताकि एक में एक भातृत्व, एक यूनिटी ये फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे, ये बहुत जरूरी है। और पॉलिटिकल सिस्टम में तो पॉलिटिक्स रहेगा, इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सोचना है कि हमने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हर धर्म के लोग मिलकर इस हिंदुस्तान को अंग्रेज से हम लोग ने आज़ाद किया है। क्यों? ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति को हम लोग सब मिलजुल के हिंदुस्तान में जिंदा रखें। जी बिल्कुल, मुगल साम्राज्य की तो बात करनी होगी, 200 साल तक उन्होंने शासन किया है, तो आप उस बात को उठा रहे तो इसमें कुछ बुरा है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। आशीष फराली जी, वो उन्होंने जो काफ़ी कुछ सुझाव दिए हैं, आपकी तरफ से जानना चाहूँगी, क्या ये सुझाव जो उन्होंने दिए हैं क्या सरकार के लिए ये मुमकिन है? क्योंकि एक बहुत, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सुझाव भी है। जी मैं तो बहुत सहमत हूँ। अभी सरकार क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्या करेंगे, वो तो मैं नहीं बोल सकता, अभी मैं स्टूडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन जो सैकिया जी, नकीब जी ने बोला है, मैं उसका समर्थन भी करता हूँ, क्योंकि अच्छे से लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्कूल में वही चीज़ सिखाते हैं जो उनको फ्यूचर में काम आ सके। और एक बात ऐसा है कि महाभारत या रामायण से हम लोग क्या सीखते हैं, और मैं पहली बार आज टॉक शो में हम लोग का कांग्रेस के प्रवक्ता अश्विनी जी के साथ सहमत हूँ। मैं बोल देता हूँ, पहली बार आज शायद कांग्रेस प्रवक्ता के साथ में सहमत हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कि उन्होंने बोला है कि हाँ, वो मॉडल हम लोग को सीखना चाहिए जी। कि कैसे रावण ने अधर्म किया, तो उनका मतलब अंत में रावण का क्या हाल हुआ, जैसे लक्ष्य भेद करना है। अर्जुन के साथ हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग लक्ष्य को अपने मतलब फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के बारे में कैसे हम लोग आगे बढ़े, और वो लक्ष्य कैसे हम लोग अचीव करें। तो ये जो सारे मॉरलिटी है जो हम लोग के आज 7,000-8,000 पहले ही हम लोगों के जो भारतीय संस्कृति, या जब भारत जब बोलते हैं तब पूरा सब कॉन्टिनेंट हम लोग का भारत था। आज का जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, मोस्ट प्रोबेबली मतलब वो जो नेपाल वगैरह है, वो भी भारत के अंदर में ही थे, अगर हम लोग 7,000-8,000 के बारे में पहले के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति है सबको मिलाकर, वो हम लोग को तब से सिखाता था कि हम लोग कैसे भाई भाई एक साथ
हम लोग रहें, कैसे एक साथ काम करने से हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं। क्यों आजकल क्या होता है आप देखिएगा, हम लोग का जो आजकल फैमिलीज भी है, हम लोग देखेंगे कि वो जो हम लोग का प्रथा था जॉइंट फैमिली का, वो अभी चले गए हैं। तो हम लोग कभी सिर्फ कभी मिलते हैं अपने चाचा के बेटे को या मामा के बेटे को, कभी सिर्फ मेरे ख्याल से साल में एक बार, कभी 2 साल में एक बार मिलते हैं। तो पहले जैसे भाइयों के साथ एकजुट करके मिलकर, तब भाई थे, अभी दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो कॉरपोरेशन के साथ टीम वर्क करके हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे आज जैसे आप लोग चंद्रयान जैसे हम लोग ने भेजा, तो वो कैसे किया, वो तो एक ऐसा कुछ धर्म का कुछ नहीं है, वहाँ पे हम लोग ने एक टीम वर्क किया। वहाँ पे सभी स्टेटों के लोग हैं, असम के भी लोग हैं, वहाँ पे हिंदू भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी काम कर रहे हैं, जैन भी काम कर रहे हैं, वहाँ तो कोई नहीं पूछता है। तो ये सब बातें अगर महाभारत या हम लोग रामायण से सीखेंगे, और एनसीईआरटी ने मेरे ख्याल से जो बोला है वो सही बोला है, हम लोग स्वागत करते हैं कि हम लोग अगर वो मॉरलिटी को सीखेंगे तो हाँ, हम लोग का देश आगे जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग वो मॉरलिटी को सीखकर, हम लोग घर में भी वो सब सीखते हैं, वो बात अलग है, तो हम लोग के देश सबसे ऊपर, मेरे ख्याल से तो वेस्टर्न कंट्री से भी एक दिन ऊपर जाने की ताकत रखते हैं, और हम लोग के काबिलियत है। लेकिन हम लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज को कभी कभी हम लोग कॉपी करते हैं। तो यही अगर लोग सीखें कि हम लोग का भी जो हिस्ट्री है, हम लोग का भी जो महाकाव्य है, जो एपिक बोलते हैं, जो वेदों में है, जो उपनिषद में है, उनमें भी ऐसे चीज़ है जो हम लोग को आगे लेके जा सकते हैं। सिर्फ भारतीय होने के नाते ही नहीं, पूरा पृथ्वी में हम लोग को आगे लेके जा सकते हैं। वो अगर उन लोगों को एनसीईआरटी के जरिए से अगर सीखने को मिले, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकता है। अश्विन जी, आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से? आप कहते हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी का जो भी पैनल का जो सिफारिश है, हम राजनीति नहीं करें, एक तरफ समर्थन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से चुनाव से भी जोड़कर देखते हैं, तो ये किस तरह की राजनीति? हर बात पर विरोध, पहले इंडिया को भारत किए जाने पर विरोध, जब प्रस्ताव रखा गया था कि इंडिया नहीं अब भारत लिखा जाए टेक्स्ट बुक्स में, और अब जो ये काव्य ग्रंथों की बात हो रही है, तो ये राजनीति नहीं तो क्या है? नहीं, भोराले जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे बातों का उन्होंने सम्मति पहले बार स्टूडियो में कांग्रेस बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जी, ये तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के बातों में समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मैंने जो बोला लॉजिकली बोला, कोई धर्म से, कोई राजनीति से रिलेटेड नहीं बोला हूँ। दूसरी बात, आपने एक मुद्दा उठाया था कि भारतवर्ष में इंडिया के, जब इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया बोलेंगे, जब हिंदी में बोल रहे तो भारतवर्ष बोलेंगे, असमिया में भी बोलने से भी भारतवर्ष बोलेंगे। तो बात ये है हम लोग को तो ये हम लोग का ट्रेन है, छोटे बच्चे से बचपन से सीख के आए हम लोग। और दूसरी बात ये है कि आपने जो मुद्दा निकाला कि भारतवर्ष में पेट्रियोटिज्म का जो कमी हुआ, इसी कारण भारतवर्ष से बाहर आदमी जा रहे हैं। ये समिति के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं, अध्यक्ष ने उन्होंने ये वजह बताई है। ये गलत बोला है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। भारतवर्ष का हर नागरिक का पेट्रियोटिज्म बहुत ऊपर है। हर मतलब पृथ्वी में जितना भी कंट्री में आप देखिए, भारतीय लोग कितने सारे लोग होंगे। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5 करोड़ तो बाहर ही होगा। और दूसरी बात, सिटीजनशिप लिया हुआ है जो कि इंडियन ओरिजिन है। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इंडियन ओरिजिन। अब ये मुद्दा ये नहीं है, बात ये है कि भारतवर्ष से ये मोदी गवर्नमेंट जब से आया है 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, कभी नहीं दे पाया। इसीलिए लोगों का फ्रस्ट्रेशन हो गया। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट से लेके हर फील्ड में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो जहाँ पे उनको अच्छा वो मिलेगा, मौका मिलेगा, वहीं जाएंगे। क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में पकोड़े तोलने के लिए बोला है प्राइम मिनिस्टर ने। आप लोग एजुकेटेड है तो पकोड़ा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा, ये चीज को नहीं बोल रहे। ये मुद्दा को बिल्कुल नीचे डालने के लिए, मुद्दा ना बने। अभी बीजेपी का तीन मुद्दा है, हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, मतलब ये और क्या बोले, बोलने के कुछ बोलने से उसमें लेके जाते हैं। ये लेकिन सहमत में नहीं हो, ये राजनीति नहीं, तो ये राजनीति नहीं करना चाहिए। इलेक्शन तो होते रहते इंडिया में, कुछ अगर डिक्लेयर करेंगे तो आप लोग जोड़े थे इलेक्शन से, ऐसा तो होता नहीं है। होने से भी सेमीफाइनल और फाइनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वार्टर फाइनल और लीग। भूपेन बोरा जी तो बोल रहे हैं 3 तारीख को देखेंगे
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तो कि इसीलिए बार-बार हम मैं लोग भी वो बोलता देखना हूँ, चाहते हैं जो रिजल्ट्स क्या चीज़ होंगे। एनसीईआरटी ने करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, एनसीईआरटी के पूरा टीम, उनके कमिटी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग किसी रिलीजियस पार्टी या रिलीजन या गवर्नमेंट के कोई गलत लोगों को दबाव में मत आइए। आप लोग जो बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, एवरी रिलीजन, उन बच्चों को कैसे मॉरल डेवलप करना चाहिए, कैसे एक पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, एक पुत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, एक राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा था, एक असुर का क्या क्या किया था, उसके बाद उसका नतीजा वही क्या निकला है। NCERT करना चाह रहे ये हैं। सभी को एक कंसेंसस थिंकिंग में या फिलोसॉफी में लेके आइए और बच्चों को सिखाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक। आज के ज़माने में पापा कौन है, मम्मी कौन है, उन लोग को कंफ्यूज होता है, क्योंकि पापा आते हैं रात के 12 बजे के बाद और ऊपर सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, उनको मालूम ही नहीं पड़ता, मम्मी को भी नहीं देख पाता है, क्रेश में रहते हैं बच्चे। तो सब बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है व्हाट इज द रिलेशन, पापा मम्मी बच्चों के साथ क्या रिलेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अश्विन जी, आजकल का ये लाइफस्टाइल ही हो गया है, क्योंकि सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, ये आजकल का लाइफस्टाइल है, उस पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हाँ, ये शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा देने के लिए ज़रूरी है, शिक्षा देना जरूरी है। वही असल देखिए, रामायण महाभारत हो, पुराण हो, बुद्ध ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ हो, कोई भी किताब हो, ये हम लोग को मानवता सिखाएंगे, हाउ टू सर्व द ह्यूमैनिटी। लेकिन दुनिया के लिए हम लोग का एक इस्लामिक बल मैंने हम लोग का कहावत है, मैंने दुनिया और आखिरत। दुनिया इसलिए कहता है कि आप जब दुनिया में जन्म हुए ना, इस यहाँ में हम लोग को खाने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा, एडुकेशन लेना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा, अपने को चलना होगा, दूसरों को साफ करना होगा। तो मैं एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक कहना चाहता हूँ। मैं तो संस्कृत का सरदार हूँ, लेकिन कुछ गलतियों ने माफ कर दीजिएगा। उसमें लिखा है, माँ कुरु धन जन जोवन गर्भ हरति निमेश तकल सर्वम। इसका माने ये हो गया, डोंट बी प्राउड ऑफ वेल्थ, डोंट बी प्राउड ऑफ योर यॉट। मैंने ये कह रहा है संस्कृत में, क्योंकि टाइम्स टेक अवे इन ए ब्लिंक ऑफ आई। ये चीज़ बहुत जरूरी है। संस्कृत का श्लोक है, धर्म का श्लोक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इंडिया का जो रेशियो है, आज घर, कपड़ा, मकान और गुड ट्रीटमेंट, ये सबसे बड़ा जरूरी है। कोई भी सरकार सेंट्रल में आए, ये मुद्दा को लेकर आइए, क्योंकि आज डॉक्टर हमारे पास में हर 1000 पेशेंट के सामने एक डॉक्टर है जो डाटा कह रहा है। तो अच्छी एजुकेशन बनाए, अच्छी सिस्टम बनाए कि हम लोग का लड़का बच्चा अच्छे से सर्व करे ह्यूमैनिटी को। जब हम ब्लड दे रहे हैं तो सबके लिए इक्वल है, ये सोच के हम लोग आगे जाए। ठीक है निखिल जी, चर्चा हम जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी के पैनल ने जो सिफारिश की है वो कितना उचित है, इस पर आज बात हो रही है। उत्पल डेका जी, सिलेबस में बदलाव भी काफ़ी है, क्या लगता है आपको? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव होता है, नई सिलेबस आती है, लेकिन अलग अलग बोर्ड है, देश में अलग अलग बोर्ड चल रहे हैं, सबका सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, काफ़ी उनको तकलीफ होती है, क्योंकि इस सिलेबस में ये पढ़ाया जा रहा है, उस बोर्ड के सिलेबस में अलग कुछ पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी कुछ अलग पढ़ा रही है। तो क्या लगता है आपको कि सिलेबस जो है वो बदलना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी? हाँ रश्मि जी, अगर सिलेबस बदला है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी बदलाव आएंगे। हाँ, इसमें और एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी ने ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन एनसीईआरटी ने माध्यमिक लेवल में ये भी किया है कि पूर्वोत्तर के जो लोक कथाएँ जो है, उसके बाद जो कहानी वगैरह है वो सब भी सिलेबस में दिए हैं। हमारे गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जो विभागाध्यक्ष है डॉक्टर रीतामणि बश्य जी ने ये काम किया है, और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के जो विश्वविद्यालय है उन चीज़ों से मतलब विभागाध्यक्ष अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर लोगों ने ये किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर की जो लोक कथा है, असम का जो कहानी है, वो भी एनसीईआरटी के सिलेबस में जुड़े हुए हैं। और आपने पूछे हैं कि सिलेबस में भी
बदलाव आए हैं, तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी जो सिलेबस है उसमें भी बदलाव आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे, क्योंकि अगर सिलेबस बदलते हैं तो वो भी आएंगे। ये तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो सिलेबस भी बदलना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में कंफ्यूजन होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो तो उस बोर्ड के हिसाब से नहीं होते हैं। जी जी जी, वो धीरे धीरे वो सब प्रक्रिया जारी रखेंगे एनसीईआरटी ने। आज तो मैं ये डिस्कशन में यहाँ तक ही बोलना चाहता हूँ। ठीक है नेकिब जी, क्या मैं इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाती हूँ, क्या एक देश एक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग बोर्ड अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा है, कहीं अभी एनसीईआरटी बोल रहा है कि वो रामायण महाभारत सब पढ़ाने वाला है, लेकिन कई ऐसे बोर्ड्स हैं जहाँ पे ये सब नहीं पढ़ाया जाता, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर बच्चों को दिक्कतें होती है। देखिए, अभी जैसा डिमोनेटाइजेशन हो गया हम लोग आगे में, इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हालात होगा। ये चेंजिंग लाने का जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से देश का एजुकेशन सिस्टम आगे जा रहा है, उसको अभी तो प्रोग्रेस हो रहा है ना, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इसको बरकरार रख के धीरे धीरे आप इसको चेंज कीजिए। अगर इंटरनेशनल लेवल में हम लोग का चाहिए है कि इसको चेंज करना जरूरी है, लेकिन इसका साथ में अगर रामायण महाभारत या कोई मॉरल साइंस इसमें डालें, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट इसमें बना दे, ताकि पूरा सामान को समझे बच्चे कि ये हम लोग का हिस्ट्रिकल ये है, रामायण ये है, महाभारत ये है। और अगर देखिए सब्जेक्ट में देंगे तो सोशल साइंस में ज़रूर देंगे इसको, जो सिलेबस में एंट्री करेंगे। तो 100 मार्क में अगर आप रहेंगे, उसमें ज्योग्राफी रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, फिर उसमें रामायण महाभारत भी रहेगा। तो हमारे हिसाब से ये जो रामायण महाभारत का जो सिलेबस है ना, इसको एक 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का एक सब्जेक्ट बना दे, अलग से एक तो बना दे, और उसमें दूसरा रिलीजन का भी उसमें कुछ इंक्लूड कर दे, ताकि सबके लिए अच्छा हो ये। ठीक है आशीष फराली जी, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी। एक देश एक चुनाव हो सकता है, एक देश एक पेंशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन एक देश एक पाठ्यक्रम, ये मांग भी उठ रही है, एक देश एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हैं, तो उनके मुताबिक मैं इतना मैंने जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जो भी मैंने पढ़ा हूँ, जैसे कि पूरी देश में जो एजुकेशन सिस्टम है एक अम्ब्रेला के अंदर ही आएंगे। हाँ, बोर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, कि चैप्टर थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी में क्लास 4 में सिखाया जाएगा, तो कोई बोर्ड्स में क्लास 3 में सिखाया जा सकता है। लेकिन जो आधार है एजुकेशन की, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेरे ख्याल से एक अम्ब्रेला में ही वो आ जाने वाला है। जैसे अभी पहले जैसे हम लोग पढ़ा करते थे स्कूलों में, और यहाँ बैठे हुए हम मेरे सामान्य पैनलिस्ट जो भी है, जब उन लोग पढ़े करते हैं तो थियोरिटिकल ज़्यादा हम लोग को पढ़ना पड़ता था। मैक्सिमम थ्योरीज हम लोग पढ़ते थे, 100 मार्क्स के पेपर हम लोग लिखते थे। लेकिन अभी जो हम लोग के मोदी जी के सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल लाइफ में हम लोग कैसे प्रैक्टिकल उसका यूज़ कैसे करें। क्योंकि हम लोग भी अभी भी बहुत सारे मिस करते हैं, क्योंकि जो मैथ्स या उनके फॉर्मूलाज में तब पढ़ा था, अभी भी तो मेरा थोड़ा 40 के आसपास एज हो गया, लेकिन किसी भी कारण वो यूज़ नहीं हुआ। मैं वो भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों की इंटरेस्ट है, अगर किसी का कल्चरल लाइन में भी इंटरेस्ट है, किसी का खेल कूद में इंटरेस्ट है, तो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, आपको बहुत छोटे से उम्र में आपको उसी लाइन में लेके जाने की जो प्रैक्टिकेबिलिटी है, जो वेस्ट में मैक्सिमम ऐसा होता है कि आपको जो लाइन है उसी में आप एक्सेल करें, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होगा। और मैं और एक बात जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जैसे आज रामायण या महाभारत या वेदों के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए और ये नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए कि अभी से इंडिया में सिर्फ रामायण, महाभारत और वेद ही पढ़ाए जाएंगे। प्लीज़, बिल्कुल, एलोंग विथ द मॉडर्न एजुकेशन, एलोंग विथ आपका जो साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ या जो भी है, एसएमएस पेपर, हिंदी पेपर, पूरा, हाँ, ये तो सिर्फ एक सुझाव है। हाँ, मतलब हाँ, ये जो क्रिटिसिज्म है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की, ऐसे आज मैंने एक बार पढ़ा हो, ऐसे वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि बाकी तो सब कुछ छोड़ करके बीजेपी सिर्फ
रामायण महाभारत और इन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उस लाइन पे ना लेके जाएं। ठीक है। ये मैं बहुत गुजारिश करता ठीक हूँ। है। और इसमें क्योंकि ये हम लोग के छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन के बारे में है, तो वो बुरा इफेक्ट उनको ना दे। ठीक है। सिर्फ यही है कि इन पे संस्कृति, हम लोग का जो भारतीय ठीक है आशीष संस्कृति जी, है उनके शो का सिखाया टाइम जाएगा। समाप्त हो रहा है। मैं अश्विन जी से भी उनका जो लास्ट रिएक्शन है वो ले लूँ। क्या कहेंगे अश्विन जी? लास्ट रिएक्शन यही है कि महाभारत और रामायण की हाँ। जो भी मॉरल स्टोरी है, जिसको सिखाने से बच्चों के दिमाग में एक लॉन्ग टर्म असर आए, वो सिखाइए। जैसे महिला के ऊपर अत्याचार, द्रौपदी, ठीक। तो ये अब देखिए पूरा देश में नंगा होकर मणिपुर में ये हाल है। तो इसीलिए ये चीज़ों को सिखाना ज़रूरी है कि हाउ टू रेस्पेक्ट वोमेन, हाउ टू रेस्पेक्ट फादर मदर रिलेटिव एल्डर्स, ये सब सिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाना है कि सिर्फ रेस्पेक्ट नहीं करना है, उनके बातों को कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे एक मिनट, जैसे महाभारत में एक किरदार था पुत्र धृतराष्ट्र नहीं, ये ठीक है अश्विन जी ठीक है। शो का समय हमारा समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भीष्म का सॉरी एक मिनट, भीष्म के जो किरदार है वो देखिए उस संक्षेप टाइम में सबसे बड़े नेताओं में से, सबसे एल्डर में से भीष्म ही था, लेकिन उनके चुप होने के कारण पूरा गड़बड़ी हुआ था। ये चीज़ भी सिखाना जरूरी है। ठीक है अश्विन जी, मैं पूरे पैनलिस्ट को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो अब छात्रों को देश के शास्त्रीय इतिहास से परिचित कराया जाएगा। बस इंतजार है कि इस प्रस्ताव के पास होने का, और जिसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली में क्या क्या बदलाव होते हैं। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।